వింటే अच्छा बच्चों, ये बताइए कि चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। चित्र में हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। इस हरियाली का कारण क्या हो सकता है? खेतों के कारण ये हरियाली दिखाई दे रही है। बिल्कुल सही। यह व्यक्ति कौन है और क्या कर रहा है? यह व्यक्ति किसान है और बैलों के सहारे खेत जोत रहा है। अब ये क्या दिखाई दे रहे हैं? चित्र में अनेक प्रकार के फल, सब्जियां दिखाई दे रहे हैं। ये सब चीजें हमें किनके द्वारा मिल रही है? सब प्रकार के सब्जियां, हरी सब्जियां, फल, फूल, अनेक प्रकार की वस्तुएं हमें किसानों के द्वारा मिल रही है। मानव समाज में अनेक प्रकार के काम करने वाले लोग हैं, लेकिन उन सब में किसानों का स्थान महत्वपूर्ण है। किसान धूप, छांव, सर्दी, गर्मी और बारिश की परवाह न करते हुए कड़ी मेहनत करते हैं। वे हमारे लिए अन्न उगाते हैं और तरह तरह के हरी सब्जियां उगाते हैं। वे हमारे अन्नदाता और सुखदाता हैं। उनके प्रति हम प्रेम, स्नेह, दया, सहानुभूति रखना चाहिए। साथ ही साथ मजदूरों और किसानों के प्रति ऐसी भावना रखना हमारा कर्तव्य है। इनके साथ साथ पशु पक्षियों का संरक्षण करना हमारा धर्म है। मानव इस पृथ्वी पर आया है, तब से पशु और पक्षियों का संबंध उनके साथ रहा है। पशु पक्षी हमारी प्रकृति में रहने वाले अनमोल संपदा है, जिनके कारण प्रकृति सुंदर दिखाई दे रही है। अनेक प्रकार के पशुओं से किसान को खेती के काम में मदद मिलती है। पक्षियों के चहचहाने के कारण प्रकृति संगीतमय बन रही है। पृथ्वी पर मानव और पशु पक्षियों का संबंध अटूट है। इसके साथ साथ पशु पक्षियों का संरक्षण करना भी हमारा धर्म है। न केवल मनुष्य बल्कि पशु पक्षी भी किसानों की सहायता कर रहे हैं। ऐसी ही एक चिड़िया जो अपने मधुर संगीत से किसानों की थकान दूर करती है। ऐसी चिड़िया जो गाना गाती है, तो आज हम गाने वाली चिड़िया कहानी सुनेंगे। बच्चों, आज हम इस पाठ की विधा के बारे में जानेंगे। यह पाठ कहानी पाठ है। कहानी गद्य साहित्य की प्रमुख विधा है। कहानी का अर्थ है बोलना या कहना। कह धातु को आनी कृत प्रत्यय जोड़ने से कहानी शब्द बनता है। किसी भी विषय को या घटना को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करना ही कहानी है। उद्देश्य: इस पाठ के द्वारा छात्रों को कहानी विधा से परिचित कराना। कहानी विधा के प्रति छात्रों में प्रेरणा दिलाना। छात्रों में कहानी लिखने की रुचि को उत्पन्न कराना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। तो बच्चों, आज हमने यह सीखा कि गाने वाली चिड़िया पाठ कहानी विधा में है। खेतों के कारण
हरियाली दिखाई दे रही है। किसान बहुत मेहनत करते हैं, जिसके कारण हमें अन्न, फल, फूल और सब्जियां मिल रही है। पृथ्वी पर मानव और पशु पक्षियों का संबंध अटूट है। पशु पक्षियों का संरक्षण हमारा कर्तव्य है। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। खेत में कौन काम करते हैं? दूसरा प्रश्न, किसान किसके सहारे काम करते हैं? तीसरा प्रश्न, किसान को क्या कहा जाता है? तो बच्चों, पिछली कक्षा में आप किसानों और मजदूरों के महत्व के बारे में और पशु पक्षियों के संरक्षण के बारे में सीखे हैं। चलो बच्चों, अब हम एक गाने वाली चिड़िया किसानों और मजदूरों को कैसे सहायता करती है, यह हम इस कहानी के द्वारा देखेंगे। तो चलो बच्चों, आज हम गाने वाली चिड़िया कहानी सुनेंगे। एक राजा बहुत ही सुंदर महल में रहता था। उस महल की सुंदरता को देखने के लिए संसार के कोने-कोने से यात्री आते थे। यात्रियों ने अपने यात्रा वर्णन में महल की सुंदरता के बारे में लिखा और गाने वाली चिड़िया के बारे में भी लिखा। उन्होंने लिखा कि वह बहुत ही मधुर स्वर में गाती थी। यात्रियों का यात्रा वर्णन पढ़ने से राजा को गाने वाली चिड़िया के बारे में पता चला। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि चिड़िया को पकड़ ले आओ। राजा के आदेश से सैनिक चिड़िया को ढूंढने जंगल में गए। रास्ते में उन्हें एक लड़की मिली। चिड़िया के बारे में पूछने पर वह बोली, हाँ हाँ, मैं जानती हूँ उस गाने वाली चिड़िया को। ओह, वह कितने मधुर स्वर में गाती है। उसके मधुर गाने से मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। सैनिकों के अनुरोध पर लड़की ने चिड़िया को आवाज दी, प्यारी चिड़िया, हमारे राजा तुम्हारा मधुर संगीत सुनना चाहते हैं। अगले दिन दरबार लगा। सभी चिड़िया का इंतजार कर रहे थे। तभी चिड़िया आकर अपना मधुर संगीत सुनाने लगी। सभी मुग्ध हो गए। राजा की आंखों में तो खुशी के आंसू आ गए। राजा के कहने पर चिड़िया महल में रहने लगी। उसके लिए सोने का पिंजरा बनवाया गया। उस दिन से सारे राज्य में चिड़िया की संगीत की धूम मच गई। एक दिन चिड़िया को खेतों में मेहनत करने वाले किसानों की याद आई। उन सबसे मिलने वह खेतों की ओर निकल पड़ी।
चिड़िया के चले जाने से राजा दुखी और अस्वस्थ हो गए। दिन बीतते गए। एक दिन राजा ने कमजोर आवाज में कहा, संगीत संगीत, चिड़िया का गाना सुनाओ। संगीत संगीत, चिड़िया का गाना सुनाओ। सभी दरबारी सोचने लगे कि चिड़िया को कैसे बुलाएं। तभी उन्हें चिड़िया का गाना सुनाई दिया। चिड़िया अपनी मधुर आवाज में गा रही थी। यह देखते ही सबकी जान में जान आ गई। धीरे धीरे राजा स्वस्थ हो गए। वे चिड़िया से बोले, प्यारी चिड़िया, मेरे पास लौट आओ। तो चिड़िया बोली, नहीं महाराज, मुझे अपना संगीत मेहनत करने वालों को भी सुनाना है। चिड़िया की बातों ने राजा पर गहरा असर डाला। राजा ने कहा, वाह, तुम कितनी महान हो चिड़िया। तुम मजदूरों और किसानों के लिए राजमहल का सुख त्याग कर सकती हो, तो क्या मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता? चिड़िया बोली, क्यों नहीं महाराज, मजदूरों और किसानों के बारे में सोचना और उनकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वे हमारे सुखदाता और अन्नदाता है। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? बहुत ही अच्छी है ना? इस कहानी के द्वारा मालूम हो रहा है कि सृष्टि में हर प्राणी का अपना महत्व है। हर प्राणी एक दूसरे की सहायता करना है, सहयोग से आगे बढ़ना है। संगीत से मनुष्य में नई उत्तेजना बनी रहती है। तो ये थी गाने वाली चिड़िया कहानी। क्रियाकलाप। दिए गए क्रियाकलाप को करने का प्रयत्न कीजिए। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, राजा ने चिड़िया से क्या कहा? दूसरा प्रश्न, चिड़िया को किनकी याद आई? तीसरा प्रश्न, किसके कारण राजा स्वस्थ बन गए? प्रश्नों के उत्तर लिखिए और अपने अध्यापक को दिखाइए। धन्यवाद। बच्चों, अनुच्छेद पढ़िए। इस अनुच्छेद में लाल रंग में छपे शब्द संज्ञा शब्दों का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों जैसे संज्ञा क्रिया के साथ जोड़ रहे हैं। एक कारक कहलाते हैं। बच्चों, कारक का शाब्दिक अर्थ क्या है, उसकी जानकारी अब हम प्राप्त करेंगे। तो चलिए बच्चों, कारक का शाब्दिक अर्थ क्या है देखेंगे। करने वाला। करने वाला अर्थात क्रिया को पूरा करने में योगदान देने वाला। आइए
फिर से समझें, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य में आए दूसरे शब्दों या क्रिया शब्दों से जोड़ने वाले चिन्हों को कारक कहते हैं। ये थी कारक की परिभाषा। आइए विस्तार से जाने कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कारक के भेद। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ये थे कारक के भेद। बच्चों, कारक और उनके विभक्तियां कौन कौन से हैं एक बार देख लें। कर्ता कारक ने, कर्म कारक को, करण कारक से के द्वारा, संप्रदान कारक को के लिए हेतु, अपादान कारक से, संबंध कारक का के की, रा रे री ना ने नी, अधिकरण कारक में पर, संबोधन कारक हे अरे। बच्चों, अब तक आप कारक, उसके भेद और उसके चिन्हों के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो अब कारक कैसे पहचानेंगे जानेंगे। तो बच्चों, इन चित्रों को ध्यान से देखिए और नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। लता भोजन पकाती है, राजू ने पाठ पढ़ा। तो बच्चों, इन वाक्यों में लता और राजू दोनों काम करते हैं, इसलिए वे कर्ता है। जो काम करता है वह कर्ता कहलाता है। तो फिर से समझे, कर्ता अर्थात करने वाला। वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की जाती है या हो रही होती है वह कर्ता कारक कहलाता है। बच्चों, ये थी कर्ता कारक की परिभाषा। ने का प्रयोग। विभक्ति सहित वाक्य में क्रिया सकर्मक तथा भूतकाल में होती है, इसलिए वहां ने विभक्ति का प्रयोग होता है। ने परसर्ग केवल भूतकाल की सकर्मक क्रिया के साथ ही लगता है। इन वाक्यों को पढ़िए। अध्यापिका छात्रों को पढ़ा रही है, गौरी कपड़े सुखा रही है। इन दोनों वाक्यों में दो अलग अलग बातें हैं। पहले वाक्य में को विभक्ति का प्रयोग हुआ है, परंतु दूसरे वाक्य में किसी भी विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ। पहले वाक्य में किसको प्रश्न का उत्तर मिल रहा है, जैसे अध्यापिका किसको पढ़ा रही है, उत्तर क्या है, छात्रों को। इस वाक्य में छात्रों कर्म है तथा पढ़ा रही है क्रिया है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में भी क्या प्रश्न का उत्तर मिल रहा है, जैसे गौरी क्या सुखा रही है, कपड़े। इस वाक्य में कपड़े कर्म है तथा सुखा रही है क्रिया है। जो उत्तर आता है वही कर्म होता है। इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम के जिस पद पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। बच्चों, इन वाक्यों को पढ़िए। मैं कल बस से वरंगल जाऊंगा। अध्यापिका ने कलम के द्वारा हस्ताक्षर किए। इन वाक्यों में प्रत्येक क्रिया किसी न किसी साधन से हो रही है, जैसे वरंगल जाने की क्रिया बस से तथा हस्ताक्षर करने की क्रिया कलम से। अतः इन वाक्यों में बस तथा कलम करण कारक है। इस प्रकार कर्ता जिस साधन से कार्य करता है उस साधन को करण कारक कहते हैं। ये थी करण कारक की परिभाषा। इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। पिताजी दीदी के लिए मिठाई लाए, मिठाई भैया को भी दी। इन वाक्यों में सभी क्रियाएं किसी न किसी के लिए की गई, जैसे मिठाई दीदी के लिए। इस प्रकार जहां कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है उसे बताने वाले शब्द संप्रदान कारक कहलाते हैं।
बच्चों, इन वाक्यों को ध्यान से सुनिए। जलील महेश से लंबा है, कुमार खिड़की से बाहर देख रहा है। जलील का महेश से तथा कुमार का खिड़की से क्रमांश दूरी बताने, तुलना करने का भाव व्यक्त हो रहा है, अतः ये अपादान कारक है। उदाहरणों के अनुसार जिस शब्द से संज्ञा और सर्वनाम से अलग होने, दूरी बताने, तुलना करने, डरने आदि के भाव का पता चलता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। इन वाक्यों को पढ़िए। गौस अपने भाई की मदद कर रहा है। महेश का बल्ला टूट गया। उपर्युक्त वाक्यों में भाई का संबंध गौस से तथा बल्ले का संबंध महेश से है, अतः यहाँ संबंध कारक हैं। इस प्रकार जिस शब्द से दो संज्ञाओं अथवा सर्वनामों का आपसी संबंध ज्ञात होता है, वह संबंध कारक कहलाता है। इन उदाहरणों को ध्यान से सुनिए। घर में बारिश का पानी आ गया है। पेड़ पर चिड़ियों ने घोंसले बना लिए। इन वाक्यों में घर में तथा पेड़ पर शब्दों से क्रिया के समय, स्थान, अवसर आदि का ज्ञान हो रहा है। इस प्रकार संज्ञा के जिस रूप में क्रिया के समय, स्थान, अवसर आदि का पता चलता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इन वाक्यों को सुनिए। ओ लड़के जरा सुन लो। अरे सुनीता तुम कब आई। इन वाक्यों में लड़के तथा सुनीता शब्दों का प्रयोग संबोधन के रूप में हुआ है और इनके साथ ओ तथा अरे परसर्ग लगे हैं। इस प्रकार जिन शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने अथवा संबोधित करने के लिए किया जाता है, वे संबोधन कारक कहलाते हैं। अब तक हमने यह सीखा, संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह कारक कहलाते हैं। कारक के चिन्हों को परसर्ग भी कहते हैं। कारण कारक में से परसर्ग का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है, जबकि अपदान कारक में इसका प्रयोग अलग होने, दूरी बताने, तुलना करने, डरने आदि का भाव बताने के लिए किया जाता है।